नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर करतार सिंह मेरी आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे सिलेबस की और सिलेबस में भी मूल रूप से आज हमारा विषय रहेगा हिंदी। यदि आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आज का यह सेशन आप सबके लिए है, क्योंकि केवल और केवल सिलेबस को पूर्ण रूप से यदि हम देख लेते हैं, किसी भी लेवल पर सिलेबस को यदि हम शुद्ध रूप से देख लेते हैं तो बहुत सी समस्याओं का समाधान उसमें खुद हो जाता है। कई बार हमने सुना है, हर बार हर तीसरा व्यक्ति यही बोलता है कि ये जो सिलेबस से आउट ऑफ कोर्स आ गया, ये जो क्वेश्चन था ये आउट ऑफ कोर्स आ गया। क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर बॉडी होती है, जो एग्जाम करवाने वाली जो संस्था होती है, बहुत भली भांति उस चीज़ का परिचय प्राप्त करने के बाद ही उस लेवल को रखती है। हाँ, कुछ तकनीकी खराब हो सकती है, जैसे दो विकल्प आपको मिल गए एक जैसे, वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो सिलेबस होता है कहीं ना कहीं वो 100% शुद्ध रूप से कसौटी पर खरा उतरा होता है। हमारे अंदर सबसे बड़ी जो समस्या होती है, सिलेबस को पूर्ण रूप से हम पहले उसको पढ़ते नहीं है, उसको देखते नहीं है। और सबसे पहले हम सेशन को शुरू करें इसके बाद सबसे पहले हम यही चर्चा कर रहे हैं कि सबसे बड़ी हमारी समस्या ये होती है कि उस सिलेबस में जो पार्ट या जो सेक्शन लगा होता है ना, हम केवल और केवल उसी सेक्शन पर गौर करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हिंदी की हम बात कर रहे हैं, हिंदी की हम स्कूल लेक्चरर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की हम बात कर रहे हैं, वो केवल इस क्लास की नहीं, यदि आप स्कूल लेक्चर के साथ कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, यदि आरएस आपका विषय है, ठीक है, आरएस में हिंदी आपका विषय है, या फिर हिंदी विषय नहीं भी है तो कंपलसरी वाला जो सेक्शन है मेंस में, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे, तो चीजें वही होती हैं। अब मान लीजिए आपके स्वर संधि लगी हुई है, ठीक है, हम स्वर संधि की बात करेंगे, हम व्यंजन संधि की बात करेंगे, हम विसर्ग संधि की बात करेंगे, तो स्वर संधि लगी हुई तो हम में से बहुत से शिक्षार्थी होते हैं कि उस स्वर संधि को ही 100% रटेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या संधि का परिचय प्राप्त करना आपका दायित्व नहीं बनता? संधि के साथ साथ है जो स्वर संधि के, ठीक है, आप जितने भी भेद आपका सिलेबस का पार्ट है उसको पढ़ेंगे, लेकिन मूल संधि क्या होती है ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। संधि किस रूप में हमारे पास उपलब्ध होती है ये भी देखना पड़ेगा। संधि विच्छेद किस ढंग से किया जाता है ये भी आपको देखना पड़ेगा। तात्पर्य मेरे कहने का केवल ये है कि जब तक आप मूल विषय वस्तु को, उसके कथानक को, बेस को नहीं देख लेंगे, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। कोई नई चीज नहीं है इसमें, जो आपने वर्षों से पढ़ी वही चीज है। वो पीडीएफ जो आपके पास है वही मेरे पास है, कुछ नया मेरे पास नहीं है। यहाँ पर जो भी संस्था वो करवा रही है वही सिलेबस आपके पास है, वही सिलेबस मेरे पास है। सिर्फ और सिर्फ हम इसका विश्लेषण करते हैं, क्योंकि विद्वानों का ऐसा मत है, यदि किसी भी चीज को हम ठीक ढंग से पहले उसकी प्लानिंग कर लेते हैं, उसकी व्यूह रचना कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी समस्याओं का समाधान हो जाता है। युद्ध को जीतने से पहले यदि उसकी व्यूह रचना अच्छी होती है तो 50% विजय तो वहीं पर प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही हमारे सिलेबस में होता है कि आप सिलेबस को ठीक ढंग से देख लेते हैं, उसका विभाजन कितना किया जाता है उसको देख लेते हैं, वेटेज को आप देख लेते हैं, तो उसी आधार पर आप प्लानिंग करके उसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फर्स्ट पार्ट की, स्कूल लेक्चर, हमारा एजुकेशन की बात हम मूल रूप से कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन की। सेकंड वाला जो हमारा पार्ट है उसके हम, क्योंकि फर्स्ट वाला जो कॉमन पार्ट है उसको तो आप भली भांति जानते हैं, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले उच्च माध्यमिक स्तर पर अपठित गद्य, जिसमें ज्ञान और अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न होते हैं। अब हमारी समाज सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम सब लेवल को एक ही लेकर के चलते हैं। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के साथ में है कि सभी लेवल को एक ही लेके चलते हैं। एक लेवल के तात्पर्य क्या हुआ, जैसे मान लो आपने अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी की, ठीक है, या आपने अभी रीट की तैयारी की, या किसी थर्ड ग्रेड की अदर स्टेट में आपने तैयारी की, डीएसएसबी की, या अन्य स्टेट में जाके केवी की, या फिर नवोदय की, जहां भी आपने किया कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर वहां आपने जिस लेवल को पढ़ा, हम क्या है फर्स्ट ग्रेड में भी उसी लेवल को लेकर के चलते हैं, फिर हम कॉलेज लेक्चरर में भी उसी लेवल को लेकर चलते हैं। भाई शब्द वही है, बात वही है, संधि समास वही है, लेकिन क्या आपका स्तर नहीं बदल जाएगा? जब आप थर्ड ग्रेड की बात करते हैं, रीट की या टेट की बात करते हैं, वहां लिखा होगा कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन जो है, सिलेबस जो है वो 10th स्टैंडर्ड तक का आएगा, लेकिन प्रश्न पूछने का जो स्तर है, लेवल, वो 12th स्टैंडर्ड का आएगा। मतलब सिलेबस तो कक्षा 10 का ही रहेगा, लेकिन जो पूछने का लेवल है वो क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे हमारी क्लास ऊंची होती है, वैसे वैसे उसका जो लेवल होता है, स्तर होता है, वो बढ़ता चला जाता है। पूछने का जो तरीका होता है वो क्रॉस हो जाता है एक के बाद, और से दो तो पहली क्लास में भी 4 ही होते हैं, पीजी में भी 4 ही होते हैं। फर्क तो कुछ तो रहा होगा ना, ये थोड़ी कि हमने पहले में 2 4 पढ़ रखे उसी को हम पीजी तक लेके चलेंगे, नहीं, लेवल तो चेंज हो गया, वही स्तर हमें चेंज करना होता है, और उस स्तर में सबसे ज्यादा हम लोग गलती करते हैं। तो मैं आपसे बार बार केवल यही निवेदन करता हूं कि आप उस चीज को देखिए, ठीक है। आप अगर आपने, बहुत से शिक्षार्थियों को तो अहम अपने आप में बहुत बड़ा होता है यहाँ पर, ठीक है, कि मैं पिछले 4 साल से पेपर दे रहा हूँ, आपको क्या पता, मुझे पता है। मैं कहूँगा आगे 4 साल और देगा, अभी भाई 4 से दे रहा है तो और भी उसको आगे चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी तो है, तुमने चौथी बार तुम बैठे, नहीं तो पहली बार में हो जाता तुम्हारा। देखना इस चीज को, आपको समझ, कड़वा हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़े मुझे, अगर कड़वी लग रही है बात मेरी, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस चीज से, कड़वी लग रही है, अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं मनोरंजन करने के लिए यहाँ पर आया नहीं हूँ। यहाँ पर
ठीक है, सारे विद्वान यही कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने बार बार हमने कहा कि मुंशी प्रेमचंद कहता है कि शिक्षक का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं होता। यदि शिक्षक मनोरंजन के लिए पैदा होता तो शिक्षक में और मदारी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वही बात मैं आपको बताऊं जो आप चाहते हैं, ठीक है, तो किसी और से सुन लीजिए, अपने मित्रों से सुन लीजिए, दोस्तों से सुन लीजिए, मैं तो वही सुनाऊंगा जो मुझे पता है। कड़वा सच, यथार्थवादी दृष्टिकोण। चाणक्य कहते हैं कि पहले बता दो उसको, पहले बता दो उसको कि तुम कितने पानी में, शिक्षार्थी को। मीठे बनने की कोशिश मत करो। सत्यम वद प्रियम वद भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण रहा है, लेकिन शिक्षार्थी को कब तक मीठा बोल करके आप गुमराह करते रहोगे, ठीक है। जिस दिन परिस्थितियों से सामना होगा उस दिन सबसे बड़े शत्रु आप ही कहलाओगे, क्योंकि आपका दायित्व था कि उसको सद्मार्गों पर लेकर के जाना, और अगर आप मीठा बोल के उसको सद्मार्गों पर नहीं लेकर के गए तो वो आपकी समस्या थी यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हम इन मूल विषयों की चर्चा करते हैं। मैं ज्ञान और अर्थ ग्रहण की बात कर रहा था, लेवल की बात कर रहा था। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैंने अभी तक उसको शुरू नहीं किया, वो अंदर की ही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जहां से हम ज्ञान और अर्थ ग्रहण को कोशिश करते हैं। आप अर्थ बोध को समझिए, उसका अर्थ क्या है। आप ज्ञान को, संप्रत्यात्मक प्रत्यय को देखिए कि उसमें सवाल किस ढंग से पूछा जाएगा। मैं जो भाषा बोल रहा हूं उसमें से 50% लोग मेरी भाषा को समझ नहीं रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। संप्रत्यात्मक परिचय आपको प्राप्त करना होगा, ठीक है। जैसे आपने साइको मनोविज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि बच्चे को हर दिन एक नई चीज का ज्ञान होता है यहाँ पर, ठीक है। हर दिन एक नई वस्तु का ज्ञान होता है और धीरे धीरे वो ज्ञान उसका बढ़ता चला जाता है। इसलिए जब हम उस संप्रत्यात्मक प्रत्यय को पढ़ लेंगे हमें उस लेवल का पता चल जाएगा, उसमें अर्थ ग्रहण कैसे किया जाता है, ठीक है। इसमें साहित्य की कौन सी विधा है, इसमें गद्य में है पूछा है कि पद्य में पूछा है, ज्ञानात्मक बिंदु कौन से होते हैं, ठीक है। आपने बीएड में पढ़ा होगा, जब बीएड में पढ़ाया जाता है यहाँ पर, जब हम ज्ञानात्मक की बात करते हैं, यहाँ पर बोधों की बात करते हैं, ये बोध का है, ये ज्ञान का है, ये संप्रत्यय का है, ये इधर का है, उधर का है, तो इन सारी चीज़ों के लेवल को आपको लेके चलना पड़ेगा। तो जब भी हम कहीं गद्य की बात करते हैं, जब भी हम कहीं पद्य की बात करते हैं, तो उनके दोनों पक्षों का ध्यान रखना है। गद्य का भाव पक्ष भी आपको लेकर के चलना है, पद्य का जो है, पद्य का और गद्य का, और उसमें भाव पक्ष के साथ साथ दूसरा जो व्याकरण का जो पक्ष है उसको भी आपको लेकर के चलना, जिसको हम कला पक्ष का नाम देते हैं। मतलब छंद, रस, अलंकार, कसौटी, व्याकरण की क्या दृष्टि है, हमारे कला पक्ष में आती है। रचना का उद्देश्य क्या होता है, रचना की विषय वस्तु क्या है, उसका मैसेज क्या है, ये हमारे भाव पक्ष का पार्ट होता है। तो दोनों पक्षों का जब हम ठीक ढंग से अर्थबोध कर लेंगे तो मुझे लगता है बहुत आसानी से समझ में वो चीजें आ जाएंगी। यदि हम कार्य लेखन की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र, पत्र, विज्ञप्ति, अभी सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपके पास 5 तरह की पुस्तकें हैं। उन 5 तरह की पुस्तकों में जब आप लेटर को पढ़ेंगे, जब आप फॉर्मेट को देखेंगे, जब आप प्रारूप को देखेंगे, हर पुस्तक में अपना प्रारूप छपा होगा। हर व्यक्ति अपने आप में स्वयंभू है। किसी पुस्तक में दूसरे ढंग से छपा होगा वही प्रारूप शासकीय और अर्धशासकीय पत्र में, तो किसी पुस्तक में दूसरे ढंग से छपा होगा वो शासकीय और अर्ध सरकार, मतलब उसमें पत्र में। यहाँ पर अब आप क्या मानेंगे, कहीं बहुधी इधर लिखा है, कहीं यहाँ पर प्रार्थी लिखा हुआ है, कहीं लेफ्ट से शुरू हो रहा है, कहीं राइट से शुरू हो रहा है। तो इसका सबसे अच्छा समाधान केवल यही है कि जिस लेवल पर आपने किया है, ठीक है, उसके पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को आप देखिए, पिछले सालों के प्रश्न पत्र में किस ढंग से सवाल पूछा गया उन चीज़ों को आप देखिए, और जो भी ऑथेंटिक पुस्तक है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने या जिस भी लेवल पर आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी स्टेट पे आप तैयारी कर रहे हो, उन चीज़ों को यदि आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसका लेवल क्या है, कि इससे रिलेटेड पुस्तक ये है, तो वहाँ जो फॉर्मेट दिया गया ना उसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मेट अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। बदलने का तात्पर्य क्या है कि मतलब यदि आप सरकारी लिखेंगे, यदि आप अर्ध सरकारी लिखेंगे, यदि आप व्यक्तिगत लिखेंगे तो प्रारूप तो बदल जाएगा ना। यही नहीं कि सब लेफ्ट से शुरू हो रहा है राइट पे जाके खत्म हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा भाई। कहाँ हमें उसका प्रयोग करना है, कहाँ हमें मूल रूप से क्रमांक या पत्र क्रमांक का प्रयोग करना है, विषय वस्तु देनी है या नहीं देनी यहाँ पर, ठीक है। मूल विषय जो होता है विषय, उसमें उसको देना है या नहीं देना, विषय के साथ किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होगा, या डैश का प्रयोग होगा, या संकेतक चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है, या बराबर चिन्ह का प्रयोग होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मूल रूप से तैयार करनी होती है यहाँ पर। तो इन चीज़ों के बारे में आपको देखना है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, मैंने जो बता दिया। शब्दकोश की बात करते हैं, उपयोग और पद्धति। शब्दकोश में सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि शब्द को क्रम क्या होगा, भाई शब्दों का क्रम क्या होगा। मान ले 4 शब्द एक जैसे लिखे तो हमने कहा डिक्शनरी के आधार पर लगाइए, तो आप ABCD के आधार पर लगा देते हैं, क ख ग घ के आधार पर लगा देते हैं। लेकिन अनुस्वार वाला पहले आएगा कि विसर्ग वाला पहले आएगा, आपको देखना है। अनुस्वार पहले आएगा कि अनुनासिक पहले आएगा, आपको देखना है। यहाँ पर आधा शब्द है और आधा वर्ण है, उसके बाद में पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। एक में स्वर है, एक में स्वर नहीं है, यहाँ पर व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो पहले कौन सा है। ये क्रम पद्धति जो हो रही है, ये किसी बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ आप संपर्क करेंगे, आप अनुभव के आधार पर, तभी जाकर इनकी सारी चीज़ों का आप निर्णय कर पाएंगे। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सिलेबस में देखनी है। मैं सिलेबस इसलिए चर्चा, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मैं क्लास की बता रहा हूँ सिलेबस की, ये सिलेबस का ही पार्ट है, इसलिए बता रहा हूँ सारी चीज़ें कि जब आप अध्ययन करते हैं तो उस पुस्तक को देखिए जो ऑथेंटिक पुस्तक है, ठीक है। जो PDF आपके पिछले 10 सालों से आपके पास सेकंड ग्रेड की पड़ी हुई है तो उसको आप फर्स्ट ग्रेड में कहीं हावी ना होने दे।
आपने 5 साल पहले जो तैयारी की थी उसको, जो आपके पास नोट्स पड़े उसको आज की तारीख में हावी न होने दे, कहीं कमियां रही होंगी उस समय, ठीक है, तो उसको शुद्ध रूप से आपको लेके चलना है। ये मूल रूप से हम इसकी बात कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान जो है संधि समास, इसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, जनसंचार के माध्यम हम पढ़ते रहे, यहाँ पर पुस्तकों में क्या पूछा जाएगा उसकी हम चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास की मूल रूप से हम चर्चा करते हैं, ठीक है। वो व्याकरण का पार्ट है, उसको बहुत ज्यादा हम डिस्कस नहीं करें। हिंदी साहित्य जैसे इतिहास लेखन की परंपरा, अब यहाँ जब आप पढ़ेंगे इतिहास लेखन की परंपरा तो अलग अलग ढंग से अलग अलग पुस्तकों में आपको वर्णन मिलेगा यहाँ पर। तो क्यों नहीं जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपके प्रकाशक रहे हैं, ठीक है, जो मतलब हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट प्रकाशकों की पुस्तक अच्छी नहीं होती, प्राइवेट नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा दुनिया में यहाँ पर, लेकिन वर्षों से जिन लोगों ने इस फील्ड पर काम किया है, ठीक है, जैसे हिंदी के लिए नागरी प्रचारणी सभा काशी की हम बात करते हैं, वाराणसी की जो संस्थाओं की बात करते हैं, हिंदी विभाग की यदि हम बात करते हैं, मंत्रालयों की यदि हम बात करते हैं, तो उनके भी तो हमारे पास पुस्तकें होती हैं, ठीक है, वो भी तो प्रकाशक होते हैं, वहां से भी उनकी लाइब्रेरी में से भी पुस्तकें निकलती हैं, ऑथेंटिक होती हैं वो सारी की सारी चीजें। उन चीजों को आप देखिए, काल का विभाजन किन व्यक्तियों ने किया, काल का प्रारंभ किन व्यक्तियों ने किया, ठीक है, 1000 ईसा से अगर होता है, प्रारंभ होता है तो 1000 ईसा से ही क्यों हुआ, क्यों उससे पहले परंपरा हमारी काल विभाजन की नहीं थी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने यदि कार्य किया तो किस विभाजन को, किस तर्क को लेकर के उन्होंने काम किया, अन्य किसी गार्सिद तासी व्यक्ति ने यदि काम किया तो किस लेवल को लेकर के काम किया। भारतीय विद्वानों की यदि हम बात करते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं, तो इन लोगों का तथ्य क्या रहा होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा क्या कर दिया, उससे पूर्ववर्ती जितने भी रचनाकार थे वो सारे के सारे फीके पड़ गए और इनकी परंपरा को आगे बढ़ा दिया, तो कुछ तो रहा होगा। क्या इन्होंने कौन से तथ्यों को आधार बनाया, कौन सी प्रामाणिकता को आधार बनाया, ये सारी चीजें आपको देखनी है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि केवल और केवल उन ऑथेंटिक पुस्तकों का आपको सहारा लेना है जो आपको मिलती हैं, हर जगह की मिलने वाली पीडीएफ, हर जगह मिलने वाली पुस्तकें, हर प्रकाशक की पुस्तक, ये आपके लिए कहीं न कहीं अच्छी नहीं होंगी। इसलिए अच्छी नहीं होंगी, पहले पन्ने पर लिखा हुआ है कि लेखक और प्रकाशक किसी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं है, पहले पन्ने पे लिख दिया, पहले पेज पर कि हम किसी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये संशोधन कर लेंगे, इनके यदि किसी पेज पे गलतियां है तो ये संशोधन कर लेंगे, लेकिन आपके पास उम्र नहीं है, आयु नहीं है संशोधन करने की, कि आप बार बार रिसर्च करते रहो, पहला पन्ना गायब होगा एक जीवन के दूसरे जीवन में ऐसा कर लेंगे, वो एज नहीं आने वाली, हमारे पास रिसर्च करने के लिए समय नहीं है, ठीक है। इसलिए पहली बार इन सारी की सारी चीजों को आप देखेंगे, यहाँ पर ये जितना भी वर्णन करेंगे हम प्रामाणिकता के आधार पर हम बात करेंगे, रीतिकाल की क्या ऐसी प्रवृत्ति थी, भक्ति काल की क्या ऐसी प्रवृत्ति थी, क्यों 200 सालों के बाद या 300 सालों के बाद अचानक एक युग बदल गया, क्यों सबसे पहले आदिकाल ही आया, आदिकाल की मूल प्रवृत्तियां क्या थी, क्यों उसमें वीरता का चित्रण किया गया, भक्ति काल क्यों आ गया, उसके बाद में रीतिकाल की परंपरा क्यों प्रारंभ हो गई, आधुनिक काल को किन किन भागों में हमने बांटा, तो कुछ तथ्य रहे होंगे, कोई राजनीतिक कारण हो सकते हैं, कोई व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे दायित्व तो रहा होगा ना कि क्या कारण थे। उन सारे के सारे कारणों को आपको देखना है, और मैंने कहा कि इनको बहुत बारीकी से देखना है, पुस्तकों जो मूल आधार वाली जो पुस्तकें उनको लेकर के देखना है। मार्केट में जो उपलब्ध है खूब देखिए, लेकिन ऑथेंटिक वस्तु को तो आपको देखना ही देखना पड़ेगा। यहाँ पर वही चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबका सामान्य परिचय की बात है, सूफी परंपरा की बात करते हैं। अब जैसे संत काव्य और सूफी काव्य आगे, तो हमने पूरे संत काव्य को पढ़ लिया, पूरी सूफी परंपरा को पढ़ लिया, लेकिन इसके पीछे हमें आदिकाल तक जाना पड़ेगा कि आदिकाल में सूफी परंपरा क्यों नहीं पनपी, और अगर पनपी तो उसका कारण क्या रहा। भक्ति काल में ये सूफी परंपरा क्यों पनपी, और अगर भक्ति काल में सूफी परंपरा पनपी तो इसका संत परंपरा का और सूफी परंपरा का इन दोनों के साथ क्या संबंध रहा होगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। यहाँ कारण तो रहा होगा ना। फिर सूफी परंपरा जो है निर्गुण परंपरा में आती है कि सगुण परंपरा में आती है, ये भी हमें देखना है, ठीक है। यदि ये निर्गुण में आती है तो निर्गुण में ये ज्ञान मार्गी शाखा के थे या फिर ये प्रेम मार्गी शाखा के थे, ये भी हमें देखना है यहाँ पर, ठीक है। ये इस सारी की सारी चीजें एक के साथ एक लिंक है भाई। जब हम भक्ति काल की बात करते हैं, सगुण और निर्गुण की बात करते हैं, तो सगुण में कौन सी दो धाराएं चली गई जिसमें हम राम मार्गी और कृष्ण मार्गी की बात करते हैं, ठीक है। निर्गुण में कौन सी दो धाराएं चलेगी जिसमें हम ज्ञान मार्गी और मतलब प्रेम मार्गी की बात करते हैं, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी यदि उधर चले गए प्रेम मार्गी की तरफ, पद्मावत जैसा महाकाव्य उन्होंने लिख दिया, तो उसके पीछे उनकी प्रेरणा क्या रही होगी। कबीर यदि है वो ज्ञान मार्गी की तरफ चले गए यहाँ पर, और कबीर ने साखियां लिख दी यहाँ पर। आज हजारों वर्षों गुजर जाने के बावजूद भी जो चित्रण किया, जो भी आज जो एक्सरे करता है, आज जो इको करता है, वो सारी की सारी चीजें कबीर तो अपने पदों में करके चले गए। शरीर में कितनी नाड़ियां हैं, इंगला पिंगला क्या होती है, ईड़ा पीड़ा क्या होती है, सुषुम्ना नाड़ी कहाँ होती है, बाह्य रंध्र क्या होते हैं, आत्मा का परिमाण क्या है, ठीक है, दिल कहाँ होता है, फेफड़ा कहाँ होता है, छोटी आंत कितनी लंबाई है, बड़ी आंत की कितनी लंबाई, ये तो कबीर ने हजारों सालों पहले लिख दिया। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, ठीक है। कबीर तत्वदर्शी कैसे बन गए,
ठीक है, कबीर का दृष्टिकोण क्या था, ज्ञान मार्गी है तो वो ज्ञान कहाँ से आया, ये सारी चीजें आपको लेकर के चलनी है यहाँ पर। ठीक है, मैं सिर्फ सिलेबस की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, उसके साथ साथ हम ये भी चित्रण कर रहे हैं कि वो चीजें आपको कहाँ से पढ़नी है। जितनी बातें मैं गहराई में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी बातें जो मार्केट में पुस्तकें उपलब्ध है उनमें नहीं मिलने वाला। आपको कहीं न कहीं किसी पौराणिक पृष्ठभूमि में जाना ही पड़ेगा, किसी ऐसे लाइब्रेरी की तलाश करनी पड़ेगी जहां पर ये ऑथेंटिक चीजें मिलती हो। ठीक है, वहां आपको देखना पड़ेगा, तब समस्याओं का समाधान हो। भक्ति काल, कृष्ण भक्ति, रीति काल की परंपरा, सारी की हम बातें करेंगे। रीति काल में क्या ऐसा खास बात था कि हम श्रृंगार की ओर चले गए यहाँ पर। ठीक, कारण तो रहे होंगे, उन सारे के सारे कारणों की हम चर्चा करेंगे। इसके साथ में मूल रूप से जो भी परिस्थितियां आधुनिक काल की बात करते हैं, हिंदी की खड़ी बोली, गद्य का उद्भव, नव जागरण, भारतीय हिंदू, इनके पीछे कारण रहे होंगे। अचानक क्यों, मतलब ये तत्कालीन परिस्थितियों में हम खड़ी बोली को इतना महत्व दे पाए, खड़ी बोली को इतना महत्व क्यों दे पाए, खड़ी बोली की उत्पत्ति कहां से हुई है। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन रहे हैं, इनका सबका वर्णन हम करेंगे यहाँ पर। खड़ी बोली की बात हम करेंगे, खड़ी बोली का वर्तमान क्षेत्र कितना रहा है। ठीक है, क्यों मेरठ और दिल्ली के आसपास इसका प्रभाव हमें दिखाई देता है यहाँ पर। ठीक है, अमीर खुसरो ने इसमें किस प्रकार का प्रयोग किया, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य यदि कौन सा हो गया उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, लेकिन इसके पीछे जो है वो खड़ी बोली पहुंचते पहुंचते कहाँ तक आई, ये शुरू से हमें देखना है। मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम में से बहुत से शिक्षार्थी जो सिलेबस का पार्ट है उसको देखते हैं, उसके अतिरिक्त आपको पीछे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन यदि पीछे जुड़े हुए होते हैं तो 10 क्वेश्चन सिलेबस के पार्ट के जुड़े होते हैं। जो बैक पृष्ठ में काम करते हैं ना, पृष्ठभूमि में जो पीछे होते हैं, उनको भी हमें कहीं ना कहीं देखना होगा, क्योंकि उसका उसके साथ कहीं ना कहीं लिंक होता है। हम हिंदी तक पहुंच गए, लेकिन हिंदी किस तरह से संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होती हुई हिंदी पहुंची है। अपभ्रंश के जैसे 7 पार्ट हो गए, फिर अपभ्रंश से शोरसेनी, अपभ्रंश और शोरसेनी, हिंदी से शोरसेनी, अपभ्रंश से फिर हिंदी, उसमें भी फिर हम पश्चिमी हिंदी के क्यों नजदीक चले गए, पूर्वी हिंदी बघेली क्यों हमसे दूर होती हुई चली गई। यहाँ पर क्या कारण रहा था कि ये हिंदी अधिक प्रभावी होगी, वो हिंदी कम प्रभावी होगी, ये सारी चीजें आपको सिलेबस में देखनी पड़ेंगी। सिलेबस का आकलन जब आप ठीक ढंग से कर लेते तो बहुत से पार्ट वहीं पर लिखे होते हैं, बहुत सी समस्याओं का समाधान वहीं पर होता है। ये सारी की सारी चीजें समकालीन साहित्य की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। अब विभिन्न गद्य की विधाओं की यदि हम बात करते हैं, भारतीय हिंदू युग की, द्विवेदी की, निबंध, एकांकी, उपन्यास, इनकी हम चर्चा करते हैं, तो यहाँ हम मूल रूप से चर्चा करेंगे नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, जितनी भी ये चीजें होती हैं, जितनी भी ये चीजें होती हैं, इन सारी की सारी चीजों के बारे में हमें चिंतन करना है कि इसकी पृष्ठभूमि है तो क्यों है। यदि हमने नाटक कहा तो क्यों ये नाटक बन गया, ये क्यों उपन्यास बन गया। ठीक है, इसको हमने गद्य क्यों कह दिया, इसको हमने पद्य क्यों कह दिया। दोनों चीजों का चित्रण यहाँ पर किया गया है, दोनों का वर्णन किया गया, ऐसा क्यों हो गया ये हमें देखना है। सवाल केवल ये पैदा होता है कि हजारों व्यक्तियों ने काम किया इस फील्ड में, बहुत से व्यक्तियों ने इस फील्ड में काम किया, ऐसा तो नहीं है कि पहले व्यक्ति थे यहाँ पर। फिर क्यों भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के काल से ये सारी चीजें लागू होती हैं, कालांतर में आकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही ये सारी की सारी क्यों लागू होती है यहाँ पर, क्या इससे पहले ऐसा नहीं था। तो कुछ तो किया होगा ना भाई। हमने कहा कि ये परंपरा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के काल से प्रारंभ होगी, दूसरा हमने कहा कि ये परंपरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के युग से प्रारंभ होगी। तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, दोनों के बीच में काफी गैप रहा है। इनके बीच में जिन लोगों ने काम किया, क्या उनकी भूमिका नहीं रही होगी, और अगर रही हुई तो फिर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन दोनों के नाम को इतना हाईलाइट क्यों कर दिया गया, तो कुछ तो खास बात रही होगी। अब वो कौन से तथ्य थे जिन्होंने खास काम किया, इन्होंने उन सारी की सारी चीजों को हमें देखना है यहाँ पर। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें प्रवृत्तियों में आएंगी, चाहे वो प्रयोगवाद की बात है, चाहे वो प्रगतिवाद की बात है, इन सब चीजों का आकलन करें। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो भारतीय युग की खास बात हम अलग देखेंगे, द्विवेदी युग की हम अलग बात करेंगे, द्विवेदी के बाद में जब हम आगे की चर्चा करेंगे प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की, तो हमें तय में जाना पड़ेगा कि प्रगतिवाद में कहां से प्रगति होती है। जब हम चर्चा करते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि प्रगतिवाद में प्रगति का मूल कारण क्या था, प्रगति किसकी दिखाई गई है। क्या एक मजदूर का बच्चा किसी जमींदार को पत्थर मारता है, क्या वहां से प्रगति प्रारंभ होती है यहाँ पर, या फिर लोगों ने, नारी ने पर्दे से बाहर निकलना प्रारंभ कर दिया, प्रगति वहां से प्रारंभ होती है यहाँ पर। इस सारी की सारी परिस्थितियों को आपको देखना पड़ेगा। प्रयोग धर्मिता कहां से प्रारंभ, अज्ञे का नाम क्यों आता है, अज्ञे को हम प्रगतिवाद में भी जोड़ते हैं, अज्ञे को हम किस में जोड़ते हैं, प्रयोगवाद में भी जोड़ते हैं। प्रयोगवाद क्या था, ठीक है, तो प्रयोगवाद क्यों प्रयोग हुआ यहाँ पर। अभी तक हम केवल ईश्वर पर लिख रहे थे, भक्ति काल में, श्रृंगार काल में, हम रीति काल में हम केवल प्रेम पर लिखते चले गए थे। आधुनिक काल में हमने हर नए विषय पर प्रयोग किया, आधुनिक काल में हर नए विषयों पर प्रयोग किया, यहाँ तक कि बाजरे के सिरे के ऊपर हमने कविता लिख दी, यहाँ तक कि हमने बेकार खरपतवार समझे जाने वाले कुकुर मुत्ता के ऊपर कविता लिखी यहाँ पर। ठीक है, और हमने नए उपमानों का प्रयोग किया, प्रयोगवाद में हमने नए उपमानों का प्रयोग किया। ठीक है,
तो ये नए उपमानों को आगे अपनी नायिका को कहता है कि तुम मुझे ऐसी लगती हो, तुम्हारी ताजगी मुझे ऐसे लगती है जैसे बाजरे का सिरा। अब नायिका तो नाराज होगी कि अभी तक जूही की कली नायकों ने नायिकाओं को कहा है, अभी तक कमल का फूल कहा, यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ी जैसी कोमल नायिकाओं को बताया गया, और तुम मुझे बाजरे के सिरे के समान बता रहे हो। तो जब हम प्रयोगवाद की परिस्थितियों को देखते पता चलता है कि इन उपमानों का प्रयोग हजारों सालों से चलता हुआ है। ये सड़े गले उपमान हजारों वर्षों से नायकों ने अपनी नायिकाओं के लिए किया है, और मैं तुम्हारे अंदर एक ताजगी महसूस करता हूँ, ठीक है। और ये जो प्रकृति का जो पेड़ खड़ा हुआ बाजरे का और इसका जो सिरा, ऐसी ताजगी मुझे कहीं और दिखाई नहीं देती, तुम्हारे अंदर दिखाई दे रही। अब तुम चाहो तो मैं प्रकृति के साथ तुम्हारा संबंध जोड़ दूं, और तुम चाहो तो घिसे पिटे उपमानों के साथ, हजारों सालों से पुराने आ रहे गले सड़े उपमानों के साथ तुम्हारा संबंध जोड़ दूं। ये प्रयोगवाद था। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये प्रयोगवाद की जो प्रयोग धर्मिता है ये क्यों आई, आपको देखना पड़ेगा। और ये तब देखना पड़ेगा जब आप सिलेबस का पार्ट समझ पाएंगे, कौन से पार्ट कितने का लेवल का है यहाँ पर, ठीक है। जब हम आगे काव्य शास्त्र की चर्चा करते हैं तो काव्य शास्त्र आपने वर्षों से पढ़ा है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा व्यंजना हमने पढ़ ली। भाई हमारे यहाँ तो संस्कृत में चलते चलते अभिधा लक्षणा व्यंजना अकेली पहुंचते पहुंचते लक्षणा 80 भेद की हो गई। मैं ये तो नहीं कह रहा आप संस्कृत की चीज को पढ़िए, 80 भेद पढ़िए, मैं ये तो नहीं कह रहा, लेकिन वो परंपरा कहां से आकर के हिंदी में कहां तक रुक गई ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी पड़ी। ये सिलेबस की चर्चा मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं बंधुओं, सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि हम में से बहुत से शिक्षार्थी ऐसे हैं, जैसे मान ली किसी भी कृति का कोई भी एक चीज है, उसमें से हमने ये पढ़ लिया कि भाई इसके प्रारंभिक क्या है, प्रथम 10 ये चीजें लगी हैं, प्रारंभिक प्रथम 10 चीजें लगी, हमने ये देख लिया। जैसे साखी है, अब कबीर के इसमें से प्रथम 10 साखियां आपके लगी हुई है। अब सवाल पैदा होता है कि आप जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उस पुस्तक को आप खोल के देखिए, उसमें प्रथम 10 साखी कुछ अन्य ही तरह की मिलेंगी, और मैं जो पुस्तक पढ़ रहा हूं उसमें जो दूसरे एडिशन की है जो पुस्तक है, उसमें वो 10 साखियों में से 4 साखियां जो है वो भिन्न हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। आपने कुछ अलग पढ़ा और मैंने कुछ अलग पढ़ा। अब इसका निर्णय कौन करेगा कि ये वाली 10 साखी सही है, प्रथम है, या ये वाली 10 साखी प्रथम है? इसका निर्णय तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आप ही को करना पड़ेगा, दूसरा कोई रिसर्च करने के लिए आपके जीवन में नहीं आएगा। अब इसका निर्णय ऑथेंटिक पुस्तकों से करना पड़ेगा। आप कहाँ की पुस्तकें लेके आते हैं, कौन से प्रकाशक की पुस्तक लेके आते हैं, कौन सी लाइब्रेरी में जाते हैं, कभी सेंट्रल लाइब्रेरी आप गए हैं या नहीं गए यहाँ पर, ठीक है। कभी आप केंद्रीय पुस्तकालय में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, या आपने मार्केट में जो पुस्तकें उपलब्ध होती उन्हीं का अध्ययन अध्यापन किया है, देखना पड़ेगा, ये आपका दायित्व बनता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिलेबस को ठीक ढंग से पढ़िए। अगर पहले की 10 साखी लिखी हुई हैं तो उन 10 साखियों का उल्लेख कीजिए, वो 10 ऑथेंटिक ही हैं और ओरिजिनल बुक में वही 10 शुरू की प्रारंभ की हैं, कहीं वो 15 से 20 वाली को तो 10 नहीं बना दिया गया है, ठीक है। उन चीजों का निर्णय आपको करना है, तो ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। मैं केवल यही बता रहा हूं, बाकी सारी चीजें आपके पास भी है, मेरे पास भी है। स्नातकोत्तर खंड की बात करते हैं हम, काव्य हेतु लक्षण प्रयोग रस निष्पत्ति साधारणिक है। जब इसकी बात करते हैं तो विभिन्न, इसमें हमने क्या कहा कि जैसे काव्य हेतु काव्य लक्षण हमारे पास आ गए। अब हमने क्या किया, 4 विद्वानों ने जो काव्य के लक्षण पढ़े वो हमने पढ़ लिए। हिंदी के जो 5 विद्वानों ने जो काव्य के लक्षण हमें पढ़ाए, हमारी पुस्तक में लिखे हुए थे, वो हमने पढ़ लिए। लेकिन ये काव्य लक्षण की जो परंपरा होती है, ये जो शास्त्रीय परंपरा होती है, ये शास्त्रीय परंपरा तो कहां से आई, ये तो संस्कृत से आई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो शास्त्रीय परंपरा आपको संस्कृत से देखने को मिली और जो संस्कृत के बाद ये जो परंपरा देखने के लिए आई, तो वहां के लक्षणों को भी कहीं ना कहीं आपको पढ़ लेना है। मम्मट ने क्या कहा था ये भी आपको देख लेना। फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये तो हिंदी में मम्मट कहाँ से आ गया, मम्मट तो संस्कृत का है। अरे भाई, हिंदी का मम्मट नहीं है, मम्मट संस्कृत का है, लेकिन जो परंपरा जहां से निकली है उसका अंश तो आप तक पहुंचा है ना, तो उसकी विचारधारा दूसरी विचारधारा को पढ़ लेना है। यदि एक अलंकार आपके सिलेबस में लगा है, एक अलंकार, तो उसका विरोधी अलंकार कौन सा, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। फिर आप कहोगे मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं था, नहीं था आपके सिलेबस का पार्ट, तो फिर आप किस तरह से निर्णय करेंगे कि तुलनात्मक समीक्षा आप कैसे करेंगे। रस की निष्पत्ति की बात जब हम बताएंगे तो आपको क्या पता कि रस की निष्पत्ति क्या होती है, आप तो हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी में तो रस उत्पन्न ही नहीं हुआ, रस की निष्पत्ति हुई नहीं हिंदी में। हिंदी की रस की निष्पत्ति तो संस्कृत में हो गई थी भरत मुनि के द्वारा। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोग आदि रस निष्पत्ति संस्कृत में हो गई। वही परंपरा आगे चल के आई है यहाँ पर। तो भरत मुनि को नहीं पढ़ेंगे क्या, किस तरह से लक्षण की उत्पत्ति होती है उसके रस की, ये आप नहीं पढ़ेंगे। तो विभाव क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव क्या होता है, उद्दीपन विभाव क्या होता है, क्या नहीं पढ़ेंगे। 33 प्रकार के संचारी भाव क्या नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप कहोगे तो हिंदी में दूसरे होते हैं, दूसरे नहीं होते, वहीं से चल करके परंपरा आई, पढ़ना पड़ेगा आपको।
आलंबन उद्दीपन आपको पढ़ना पड़ेगा, संचारी 33 प्रकार के संचारी भाव आपको पढ़ने पड़ेंगे, 9 प्रकार के जो रस हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, 6 कौन से थे भरत मुनि के टाइम में, धीरे धीरे 9 कौन से हो गए, कालांतर में हम वात्सल्य की बात करते हैं, हम भक्ति रस की बात करते हैं, हम इसकी बात करते हैं, कौन से 11 हो जाएंगे, आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपको अतीत में भी जाना पड़ेगा, आपको भविष्य में भी जाना पड़ेगा, वर्तमान तो जी ही रहे हैं आप। साधारणीकरण की बात करते हैं तो साधारणीकरण हिंदी में आप ठीक ढंग से पढ़ लोगे, लेकिन हिंदी के साथ साथ जो साधारणीकरण की परंपरा संस्कृत से प्रारंभ होती है तो उन चीज़ों को आप देखेंगे। ध्वनि सिद्धांतों की यदि हम बात करते हैं तो ध्वनि सिद्धांत आपने हिंदी के, ये सिलेबस का पार्ट है। आप कहेंगे ध्वनि सिद्धांत में क्या बता दिया, मैंने भी ध्वनि सिद्धांत पढ़ लिया, आपने भी ध्वनि सिद्धांत पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्वनि होती क्या है, ध्वनि की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये जो हिंदी में हम जो ध्वनि सिद्धांत पढ़ रहे हैं, क्या ये संस्कृत परंपरा में नहीं था? रणन सिद्धांत क्या होता है, उत्पत्ति का सिद्धांत क्या होता है, दैवीय सिद्धांत क्या होता है, ये परंपरा तो वहां से चल के आ रही है। यहाँ पर तो पूरी परंपरा पढ़ेंगे जब तो आप हिंदी तक पहुंचेंगे ना। आप कह रहे हैं मैं तो 5वें माले पे रहता हूँ, मेरे को तो वहीं जाना है, यहाँ पर है तो सीढ़ी किसकी लोगे भाई? 5वें तक जाने के लिए 1 से 4 तक की सीढ़ियों को तो यूज करोगे, या सीधे ही अधर लटक जाओगे उसके अंदर, या वहीं पर लैंड करेगा हेलीकॉप्टर या जो आपके एरोप्लेन है? जाना तो पड़ेगा ना, ठीक है। कड़वा लग सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझने वाले अगर 4 लोग मेरे साथ है तो मुझे वही 4 चाहिए, मुझे भीड़ चाहिए ही नहीं। हजारों लोगों की भीड़ में यदि एक व्यक्ति मेरी बात का अनुसरण करता है और मैं अपने जैसे किसी एक व्यक्ति को तैयार कर देता हूं तो मेरे लिए तो वही काफी यहाँ पर, ठीक है। सब लोग मेरा अनुसरण करें, मैं चाहता भी नहीं हूँ, ठीक है। विद्वान एक मत कभी होते भी नहीं, और आप जैसे विद्वान विदुषी तो दुनिया में होंगे नहीं। इस युग में जो पैदा होता है वो तो भगवान के घर से विद्वान विदुषी बन करके आता है यहाँ पर। तो मुझे तो सिर्फ वो लोग चाहिए जो अनुसरण करे, किसी अनुभवी व्यक्ति की बात माने। यहाँ पर मुझे वो लोग चाहिए। मैं पिछले 30 सालों से सेवा कर रहा हूँ यहाँ पर मेरे सब्जेक्ट की, ठीक है, 30 सालों से, और मैंने दोनों विषयों को पैरेलल रूप में इसीलिए देखा यहाँ पर, क्योंकि जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो कहीं संस्कृत की चीजें छूट जाती है, और कहीं संस्कृत पढ़ते हैं तो फिर हिंदी की चीजें छूट जाती है। इन दोनों का तुलनात्मक रूप से सिर्फ मैंने इसीलिए अध्ययन किया है। मैं देखना चाहता था कि हिंदी की जड़ें कहाँ तक पहुंची है, और संस्कृत से जो जड़ें निकली है वो हिंदी में पहुंचते पहुंचते कितनी परिवर्तित थी। उन सारी चीजों को मैंने लेकर के किया, अन्यथा मैं एक सब्जेक्ट को लेकर चल सकता था, लेकिन दोनों को मैं पैरेलल रूप में इसलिए लेकर के चल रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मैं लिंक देखना चाहता हूँ कि कैसे हुआ, और वही लोग आगे निकलते हैं जो दोनों की जड़ों को एक साथ लेकर के चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इन सारी की सारी चीजों की बात करें, वक्रोक्ति सिद्धांत, सारे सिद्धांतों की बात करेंगे। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत क्या है, ठीक है। अब जब अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की हम बात करेंगे, लोनजाइन्स के उदात्त तत्व की हम चर्चा करेंगे, या अन्य किसी तत्व की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, तो पूरी पृष्ठभूमि हमें वही लेकर के जाएगी। वहां जो हमने संस्कृत परंपरा में पढ़ा था, वहां जो हमने पाश्चात्य परंपरा में पढ़ा था, तब जाकर के निष्कर्ष के रूप में हमारी ये नदी हिंदी तक बहती बहती आई है यहाँ पर। तो बैक में आपको जाना पड़ेगा। आज की क्लास में निष्कर्ष में केवल ये बताना चाहता हूँ आपको, केवल और केवल निष्कर्ष के रूप में ये बताना चाहता हूं मैं आपको कि जब भी आप किसी सिलेबस की तैयारी करते हैं, किसी विषय की तैयारी करते हैं, जब भी आप सिलेबस को खोलते हैं तो सिलेबस में लिखा होता है कि इसका ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक, तो निष्कर्ष केवल ये कि वो यहाँ से यहाँ तक जो आप पढ़ रहे हो, आपको परोसा जा रहा है वो यही है। इसका निश्चय आपको करना है, इसका निर्णय आपको करना है। कहाँ से करते हैं? लाइब्रेरी से करते हैं, पुस्तकों से पढ़ते हैं, प्रकाशक के यहाँ से पढ़ते हैं, गुरुओं से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, या अंतर्मन की सुनते हैं, पर निर्णय आपको करना है। उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। अच्छी पुस्तकों का सहारा लेना है, ऑथेंटिक पुस्तकों का सहारा लेना है। ये सारी की सारी बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। यदि 10 अंक की कोई पुस्तक है या 10 अंक का कोई पार्ट है, उसमें से 5 अंक आपके लगे हैं आगे के या बीच के, तो प्रारंभ के 5 अंक भी आपको पढ़ने हैं। पूरी जो कथानक 10 अंकों की, कम से कम हिंदी विषय में जो है वो आपको स्टोरी आपको पढ़ लेनी है। जितने पात्र आपके हैं वो सारे के सारे पात्र पढ़ने हैं, और पैरेलल रूप से आपको पढ़ना है। यहाँ पर हिंदी संस्कृत के बिना अधूरी है। मैं ये नहीं कहता संस्कृत भाषा को पढ़िए, लेकिन काव्य शास्त्र की परंपरा में जाएंगे, छंदों में जाएंगे, अलंकारों में जाएंगे, पौराणिक चीजों में जाएंगे, साहित्य में जाएंगे, ठीक है। तो कहीं न कहीं वो परंपरा जो जुड़ी हुई आ रही है ना, उस परंपरा से उसका हल्का सा आपको अध्ययन एक बार कर लेना है, तब जाके आपका जो सिलेबस है 100% पूरा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हमारी जितनी भी ये चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है, मेरे पिछले 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हजारों नहीं बल्कि लाखों शिक्षार्थियों के साथ मैंने आपस में विचार विमर्श किया। यहाँ पर हजारों लाखों शिक्षार्थी जो हैं वो पूर्ण रूप से अनुसरण करते रहे हमारी बातों का। आप करें ना करें बहुत अच्छी बात है, करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो और भी अच्छी बात है यहाँ पर, क्योंकि आप स्वतंत्र हो चुके हैं। यहाँ पर हमसे किसी भी तरह की यदि सहायता लेनी हो यहाँ पर, तो जो भी हमारे नीचे जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इन पे आप संपर्क कर सकते हो। हमारी संस्था में आप फिजिकली ग्राउंड पे आप देख सकते हो 30 वर्षों में हमने क्या किया है, समाज को क्या दिया है, लोगों ने हमें क्या दिया है, बदले में शिक्षार्थियों ने क्या दिया है, आज कैसे कैसे पदों पर वो बैठे हैं, वो सारी
सारी की सारी चीज़ें आप देखने के लिए हमारी एक बार विजिट करें यहाँ पर। निश्चित रूप से फिजिकली हमारे कैंपस में विजिट करें, आपको एड्रेस मिल जाएगा यहाँ पर। जितने भी संसाधन हैं उसके माध्यम से आप देखने की, हमसे जुड़ने की कोशिश करें। जो भी आपकी सोशल मीडिया की चीज़ें हैं उनके माध्यम से आप हमसे जुड़ने की कोशिश करें। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है और इसके बिना मुझे लगता है कि आज ज़िंदगी अधूरी है। पहले मैं भी इसका संपर्क अनुयायी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था है वो सारी इंसान को बहुत चीज़ें सिखा देती है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप सिद्धांतों, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को पढ़ें, समय और परिस्थितियाँ इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। तो ऐसी सारी की सारी चीज़ें आप इससे आप जुड़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। हमारा जो दीक्षा ऑफिशियल जो ऐप है उसके माध्यम से पूरी की पूरी क्लासें आपको लाइव दी जा रही हैं। जो भी हमारे बैच है जिसमें आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। dikshaofficial.com हमारी जो साइट है उस पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अन्य माध्यमों के साथ आप जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ें पैसों की नहीं होती। हमसे संबंधित किसी भी प्रकार की यदि जानकारी आपको चाहिए, आपकी एजुकेशन से संबंधित जानकारी आपको चाहिए, पीएचडी के बारे में जानकारी आपको चाहिए, थीसिस किस तरह से बनाई जाती है, आर्टिकल कैसे लिखें, आर्टिकल को कहाँ प्रकाशित करवाएं, ये कहाँ काम आने वाली चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, इससे संबंधित किसी भी चीज़ के बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो निसंकोच होकर के हमसे आप संपर्क कीजिए। जहाँ तक संभव हो सकेगा आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। एक बार पुनः हृदय से स्वागत। आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। नमस्कार।